स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। 7 क्लास का एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं हम ज्योग्राफी का। आज इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। बहुत ही महत्वपूर्ण सब ये टॉपिक है आपका और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आते हैं। देखिए, जो ज्योग्राफी को पढ़ते हैं उनको पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, स्थलाकृतियों के बारे में, मैदान के बारे में, नदी के बारे में आदि तमाम चीज़ों के बारे में पता तो ज़रूर होता है, परंतु वन्य और जो वनस्पति से संबंधित जो टॉपिक जो होता है बहुत कम लोगों को पता होता है। उसके कारण जब सवाल आते हैं तो छूट जाता है। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ से जो सवाल बनेगा उसे भी हम बताते हुए चलेंगे। जहाँ पे अंडरलाइन मैं करूँगा वो समझिएगा आपका सवाल है, और जहाँ मुझे लगेगा कि मैं नोट्स बनवा दूँ तो मैं आपको नोट्स भी बनवा दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। कह रहा है कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। सलीमा नाम की एक लड़की थी। वो जब ग्रीष्म शिविर जब वो घूमने गई, कहाँ जाती है वो अपने सहपाठियों के साथ, वह हिमाचल प्रदेश मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था, मतलब उसे सब याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति को बदलते रूप को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। ठीक है। गिरिपाद में स्थित गिरिपाद में स्थित साल सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पहला पॉइंट यहाँ से सवाल बन सकता है। गिरिपाद में स्थित सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। ठीक है। अदृश्य मतलब कि धीरे धीरे वो अपने गायब हो गया। मतलब उसको ऐसा लगा कि जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो जो साल और सागवान का जो पेड़ है वो धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हैं और उसके स्थान पर ऊंचाई के साथ अलग अलग प्रकार के पौधे आ रहे हैं तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली तथा पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूल पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। देखिए, यहाँ से आपका सवाल किस प्रकार से बन सकता है। अगर यूपीएससी चाहे बीपीएससी अगर सवाल को घुमा करके पूछती है तो किस प्रकार से पूछती है। कोई व्यक्ति का नाम दे देता है। निम्नलिखित व्यक्ति किस क्षेत्र से होकर गुजर रहा है जो इन सब दृश्यों को वो देखता है और उत्साहित होता है। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, समझिएगा। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पहला पहला ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा। पर्वत की ढलान पर पतले नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। तीसरा क्या ऑप्शन दे देगा कि वह लंबे वृक्ष पर खिले लाल लाल फूल दिखे जो रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। तो बताइए उपरोक्त व्यक्ति किस स्थान से गुजर रहा है। ऑप्शन दे देगा। ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा आपका। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो आपको पता चले कि हाँ, हिमाचल प्रदेश में ये सारे दृश्य को मैंने देखा था या फिर वो व्यक्ति देखा है जहाँ इस कहानी से संबंधित। सलीमा तो कोई व्यक्ति ही है ना, उसके साथ कोई और नाम दे दे। तो इस प्रकार से सवाल आपका बनाया जा सकता है। तो सवालों को ध्यान में रख करके हम इसको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है कि मनाली से आगे रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि
छोटी छोटी घास एवं स्थानों पर बर्फ से ढकी है। देखिए मनाली से आगे, अब देखिए मनाली से आगे रोहतांग दर्रा, यहाँ पे दो सवाल है। मनाली किस स्टेट में पड़ता है, रोहतांग दर्रा कहाँ है, ये आपका काम है इसे मैप पे खोजना, गूगल कर लेना कि मनाली क्या है, रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है ना। कि रास्ते में उसने क्या देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं, मतलब सलीमा जो देख रही थी उसके अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की जो विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। क्या बता रहा है कि सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करता है। मेरी बात गौर से सुनेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पे बन सकता है आपसे, दूसरा सवाल बन सकता है, किस प्रकार से सवाल बन सकता है, तो गौर करेंगे यहाँ पे सवाल किस रूप में आ सकता है सामने में, तो मेरी बातों को गौर करेंगे। दूसरा सवाल रहेगा आपका कि प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप किन कारकों पर निर्भर करता है। मेरी बात गौर से समझेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप किन कारकों पर निर्भर करता है ना। तो वनस्पति का तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार से सवाल बन सकता है, प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन दे देगा तापमान, नमी, ढाल, मिट्टी। कूट में दे देगा, कूट नंबर 1 में दे देगा 1 2 3, कूट बी 2 3 4, कूट सी 1 2 4, कूट डी उपरोक्त सभी। बहुत ही भयानक सवाल बन सकता है यहाँ पे, तो लुढ़क जाएंगे, बहुत लोग लुढ़क जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे गौर करेंगे आपका क्या आंसर होगा। मैं सवाल को सारे एक पीडीएफ में करके मैं इसे बना करके, जिस तरीके से मैं अभी बना रहा हूँ सवाल को, सारे पीडीएफ को मैं बना करके सारे सवाल को एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति सघनता एवं प्रकार भी परिवर्तन होता है। क्या बता रहा है, इन घटकों के अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणी में विभाजित किया जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति को हम कितने भाग में बांटते हैं, तो 3। कौन कौन, पहला है आपका वन, दूसरा क्या है घास स्थल है आपका, है ना, घास स्थल है। दूसरा क्या है घास स्थल है। तीसरा क्या है आपका कंटीली झाड़ियाँ हैं। क्या है, कंटीली झाड़ियाँ है, याद रखेंगे। वन जब कहाँ होता है, पर्याप्त वर्षा जहाँ पे होता है वहाँ वन होता है। घास स्थल कहाँ होता है, जहाँ पे मतलब कि मध्यम वर्षा होता है वहाँ पे घास स्थल का मैदान। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क वर्षा, मतलब कि होना नहीं होना, अपर्याप्त वर्षा बोल सकते हैं उसको, वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ होती है। क्या बता, जो वृक्ष यहाँ लिखा है वन के बारे में देखिएगा, वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो वन कहाँ उगते हैं, जहाँ पे वनों के लिए उपयुक्त तापमान होगा एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में वन उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। मेरी बात समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं।
देखिए जहाँ नोट्स बनवाना होगा मैं नोट्स वहाँ बनवा दूंगा। ये देखिए अब वन के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले, तो मैंने एक लाइन में समझा दिया कि जहाँ पे पर्याप्त वर्षा होगा वहाँ पे क्या होगा, होगा, और जहाँ पे अपर्याप्त वर्षा होगा वहाँ पे क्या होगा, कंटीली झाड़ियाँ होगा, और जहाँ मध्यम वर्षा होगा वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे आपका क्या होगा, घास स्थल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया भी है। कांटेदार झाड़ियाँ क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसका पिता जो है कि विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाले विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों के में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंध दृढ़काश वनों के बारे में कई अन्य जानकारी दी। सलीमा समझ गए कि हिमालय के क्षेत्र सलीमा समझ गई कि हिमालय का क्षेत्र क्या है, हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे बन रहा है, आप यहाँ पे गौर करेंगे तो किस प्रकार से सवाल बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दे देगा आपको, ए में ऑप्शन देगा आपको, हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। दूसरा ऑप्शन दे देगा, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। ऑप्शन क्या दे देगा, ऑप्शन ए, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों, दोनों कथन सत्य है। याद रखेंगे 3 सवाल को मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, लगभग एक पेज के अंदर 3 सवाल, 2 पेज के अंदर 3 सवाल को मैंने डिस्कस किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब मैंने इसको पढ़ा, जब मैं नोट्स तैयार कर रहा था तो उससे मुझे लगा बहुत अद्भुत लेसन है ये, बहुत अद्भुत लेसन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वन। वन क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। अब यहाँ से आप लोग लगे कि नोट्स बनाना है तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, बस 4 पॉइंट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में 4 पॉइंट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी में, कुछ न कुछ वहाँ पर जानकारी आपको मिली ही होगी। ये वन कहाँ होते हैं, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, यहाँ ये आर्थिक दृष्टि से महत्व है कि नहीं है। तो बस इसमें 4 लाइन आपको मैं लिखाऊंगा, आप उसे नोट कर लीजिए, आपका परिपूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। पहला पॉइंट आपका है, पहला पॉइंट यहाँ पे है। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। सदाबहार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पौधे जो होते हैं, सदाबहार वन के जो पौधे होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसीलिए यहाँ के जो पेड़ जो होता है पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झाड़ती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों के मोटी वितान के कारण दिन के समय सूर्य के प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। तीसरा पॉइंट, और आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, रोजवुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि पाए जाते हैं। 4 पॉइंट इसके बारे में लिखना है, तो लिखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, टॉपिक डाल देंगे और लिखेंगे इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। पहला पॉइंट, इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भूमध्य रेखा एवं
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास पाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसको आप नहीं बताए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राज़ील। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। जब समझ गए, यहाँ से मैंने इसको आपके नोट्स में मेंशन कर दिया है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह इतना घना होता है कि दिन के समय में सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। देखिए, जितने भी वन आज पढ़ने वाले हैं, चाहे आपका घास स्थल हो या फिर पर्णपाती हो, कंटीली झाड़ियाँ हो, जितनी भी प्रकार के आपने आज तक वन पढ़ा है, सभी वनों में सबसे ज़्यादा CO2 ऑब्जर्व यही करता है। अवशोषण कौन करता है? सदाबहार वन। तो लिखेंगे, वन में सबसे ज़्यादा CO2 का अवशोषण करती है एवं यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अब पौधा का एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि सदाबहार वन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो लिखेंगे रोजवुड, आबनुश, महोगनी इत्यादि। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या बोल रहा है यहाँ पे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसे देखते हैं, तो देखते चलेंगे इसको, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। यहाँ पे क्या बता रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख गया। तो हम इसे क्या कहते हैं? वन, मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क एवं यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ मतलब लकड़ी वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। अर्थात यह क्या है? आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदाबहार वन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। कह रहा है कि इन प्रदेशों में आमतौर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि। तो ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट इसके बारे में लिख लेंगे। लिखिएगा 2 पॉइंट। टॉपिक डालेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो लिखेंगे, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। तीसरा, यह जल संरक्षण के लिए सारी पत्तियों को झाड़ देता है। चौथा पॉइंट, एग्जाम्पल में पौधे साल, सागवान, शीशम, नीम इत्यादि। साल, सागवान, शीशम, नीम इत्यादि। नोट में लिख लेंगे, यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बात करने जा रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन, इसके बारे में भी हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे और 2 पॉइंट लिखेंगे भी। चलिए, कह रहा है कि शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन लिखेंगे। इसके बारे में लिखेंगे यह महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर मिलता है। यह महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर मिलता है, याद रखेंगे, पूर्वी किनारों पर मिलता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। ठीक है, पेड़ का एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ पे वाज, चीड़ और यूकेलिप्टस। वाज, चीड़, यूकेलिप्टस, वाज, चीड़, यूकेलिप्टस। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार का शीतोष्ण सदाबहार वन है, बहुत ही घना है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत ही घना है, देख रहे होंगे यहाँ पे शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, चलिए आगे है शीतोष्ण पर्णपाती वन। क्या है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश, लगभग आप जब ऊपर बढ़ते जाएंगे, अक्षांश ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो आपको पर्णपाती वन मिलेगा। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, एस, बीच आदि, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के क्या हैं? आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। याद रखेंगे, फिजेंट मोनाल कहाँ पाया जाता है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाया जाता है, याद रखेंगे। भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर वनस्पति जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग जरूर नोट करेंगे, जरूर से नोट करेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती है। अगला पॉइंट क्या है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व को फलोद्यान भी कहा जाता है। फलोद्यान का मतलब कि यहाँ फल ही फल उगाए जाते हैं। तो इसे भी आपको नोट करना है इसी टॉपिक के नीचे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम यह पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम आपका क्या है यहाँ पे देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। क्या रहे, इन प्रदेशों में गर्म शुष्क एवं वर्षा वाले मृदु ऋतु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के सिट्रस
के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। तो यहाँ से सीधे सवाल आ सकता है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? तो क्या आप जानते हैं? उसको मैंने जो अभी पढ़ा, एक्सप्लेन जो किया, वही ऑप्शन दोनों उठा कर दे देगा आपको। तो याद रखेंगे। तो लिखिएगा भूमध्य सागरीय वनस्पति में लिख लेंगे टॉपिक जो मैं लिखा रहा हूँ। लिखिएगा भूमध्य सागरीय वृक्ष। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी एवं एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, क्या है यहाँ पे, है ना। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ, लिखिए उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ बाष्पो उत्सर्जन को रोकती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों के कृषि के कारण विश्व के फलों उद्यान भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह भूमध्य सागर के चारों ओर मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पर संतरा अंजीर जैतून अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शंकुधारी वन। शंकुधारी के मन में जैसे ही आप आया होगा तो इस प्रकार से फिगर आना चाहिए आपके मन में। इस प्रकार से शंकुधारी वन होते हैं। इसी प्रकार के आपके पौधे शंकुधारी मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैंने आगे बढ़ते हैं। कह शंकुधारी वन क्या है? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, यानी उच्च अक्षांश मतलब कितना, 50 डिग्री से 70 डिग्री के आसपास में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो सीधा सवाल बन सकता है कि शंकुधारी वन कितने अक्षांशों पर मिलता है? तो 50 डिग्री से 70 डिग्री के आसपास में यह मिलता है अक्षांश, उच्च अक्षांश पे। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, शंकुधारी वन क्या कहते हैं? टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने यानी कागज बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी काम किया जाता है। चीड़, देवदार आदि वनों के पेड़ों का मुख्य यहाँ है। यह जो सामान्यतः है रजत लोमड़ी, मिंक या मंकी होना चाहिए था, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब मिंक क्या होता है मुझे भी नहीं पता है, मंकी शायद होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं, इन्हें टैगा भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश ब्रैकेट में 50 से 70 डिग्री पर मिलता है। इन वनों की पौधों से अखबारी कागज बनाया जाता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे,
यहाँ का जो आपका पौधा है लिख लेंगे, देवदार चीड़ नामक पौधा मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। जो टैगा जो आपका है कैसा शब्द है, रूसी भाषा है, इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है? टैगा होता, शुद्ध या फिर क्या होता है? अनछुआ होता है। इस प्रकार से आप इसे देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए शंकुधारी वन है, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, ये शंकुधारी वन है। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे शंकुधारी वन है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका हिमच्छादित शंकुधारी वन। चलिए अगला क्या है, घास स्थल। घास स्थल है तो देखेंगे घास स्थल को हम, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, चाहे उत्तरी अक्षांश में या फिर दक्षिण अक्षांश में, किधर भी। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले, यानी भूमध्य रेखा से लेकर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक ही फैला रहता है, शीतोष्ण में यह नहीं जाता है। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना, देखिए क्या सवाना घास स्थल कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है, याद रखेंगे। इसी प्रकार के सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, शीतोष्ण घास स्थल। अब देखिए वहाँ पे क्या था, घास स्थल जो आपने देखा यहाँ पे, जो घास स्थल जो आपने यहाँ पे देखा है, तो आपने क्या देखा, भूमध्य सागर जो भूमध्य रेखा से लेकर के उष्णकटिबंधीय तक देखा आपने, है ना। अब यहाँ पे शीतोष्ण बोल रहा है, तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की घास स्थल आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। देखिएगा, गौर करेंगे यहाँ पे, यहाँ से सवाल सीधे उठाया जा सकता है, निम्नलिखित में से किस घास स्थल का पौधा छोटी एवं पौष्टिक होती है? ऑप्शन दे देगा आपका, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल से आप क्या कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं कि वो वहाँ पे किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, कितने डिग्री अक्षांश से पाया जाता है। आप सभी वहाँ पे कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। एक तरफ घास स्थल लिखते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। घास स्थल देखिए यहाँ पे आप अंतर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पे घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल से आप इसे क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। किस प्रकार के यहाँ जानवर मिलते हैं, किस प्रकार के यहाँ पे पौधा मिलता है, कहाँ पे इसका पाया जाता है। तो ठीक यहाँ से जो अंतर निकलेगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप शीतोष्ण घास स्थल के मैदान से क्या कर सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। यहाँ किस प्रकार के पौधे हैं, कहाँ पे पाया जाता है, किस प्रकार के जानवर होता है, तो आप लगा सकते हैं। आप मेरी बात को समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है, वनों, जो प्राकृतिक वनस्पति को हमने जो 3 भाग में बांटा था, वन, घास स्थल, कंटीली झाड़ियाँ, तो ये टॉपिक तीसरा है। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाया जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। तो भारत में रेगिस्तान है, कहाँ है, पूर्वी में है, पश्चिमी में है, आप पता करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे आप। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान
प्रदेश को चिन्हित करें। क्या बोल रहा है? विश्व के मानचित्र पर क्या बोल रहा है यहाँ पे? रेगिस्तान को चिन्हित करें, है ना। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान के नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों का नाम बताएं जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो हाँ, वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा आपको? अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई और लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। कहाँ पे? ध्रुवीय प्रदेश में क्या पाई जाती है? केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। सवाल बन सकता है यहाँ से, ध्रुवीय प्रदेश में क्या मिलता है? तो ये पौधे यहाँ पे मिलते हैं, लाइकेन, छोटे छोटे जीव। जो लाइकेन आप जानते होंगे, लाइकेन क्या है ना, सहचर के रूप में काम करता है। किसके सहचर के रूप में काम करता है? आप मुझे बताएंगे बायोलॉजी में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊँगा इसे आगे जा करके, ठीक है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। इसे टुंड्रा वनस्पति भी कहा जाता है। किसे? कंटीली झाड़ियाँ को, है ना। ये वनस्पति जो है कि आपका यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ की जलवायु, यहाँ के जानवर के शरीर पर क्या होता है? मोटा फर, जिसे ठंडा ना लग सके, मोटी चमड़ी, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, है ना, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि के आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगे कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार के पेड़ काटते रहे तो भविष्य में अपर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? ये उसके मन में सवाल आ रहा है। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करके इनके संरक्षण के बारे में सुझाव दें। ठीक है, अब हम सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से सवाल एक बार नहीं, कम से कम बहुत बार सवाल आ चुका है, बहुत बार सवाल आया है। तो आप इसे देख कर कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, सवाल तो आया ही यहाँ से। देखिए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, इसे आप नोट के जरूर करेंगे अपने नोट्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। देखिए, यहाँ पे करें, विभिन्न प्रदेश में घास स्थल विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। घास स्थल आपने कितने प्रकार के पढ़ा? 2 प्रकार का। कौन कौन? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को हम किस किस नाम से जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में? तो पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में इसे काम्पोश कहते हैं, वेनेजुएला में इसे लानोस कहते हैं। तो मेरी बात गौर से करेंगे, यहाँ से सवाल एक बार नहीं 10 बार आ चुका है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का सवाल को, प्रीवियस ईयर्स को आप उठा करके देखें, यहाँ से सवाल आया ही आया है। तो बच्चे सोचते हैं कहाँ से सवाल पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी से बढ़कर आपको जो, अगर आप बढ़कर तो मैं नहीं बोलूँगा कि अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका मिनिमम सिलेबस, मिनिमम सवाल जो है कि आपका सॉल्व यहाँ से हो जाएगा। और बाकी जो टीचर के द्वारा जो आप खुद से बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। परंतु आप एनसीईआरटी को तो पढ़ें। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो जो आप खुद से पढ़ेंगे, जो टीचर पढ़ाएंगे, तो उससे आपका जो है कि आपका बेस तैयार होगा, समझ में आएगा कि हाँ मेरा आधार मजबूत है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को किसी नाम जानते हैं अलग क्षेत्रों में? तो अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो याद रखेंगे इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में काम्पोस के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में लानूस के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण कटिबंध जो आपका घास स्थल है, अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। याद रखेंगे।
अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है आपका, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपका है कि वनस्पति का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो तापमान और नमी। प्राकृतिक वनस्पति के तीन मुख्य श्रेणी: वन, कंटीली झाड़ियाँ, घास स्थल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ का नाम बताएं। तो रोजवुड और महोगनी। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका। ठीक है। अगला क्या है कि अगला सवाल आपका है, नींबू रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने इसको पढ़ाया है। शंकुधारी वन के चार उपयोग बताएं। क्या है आपको, तो आप इसे बता लेंगे। विश्व के किन शंकुधारी वन में मैंने आपको बताया था चीड़ देवदार जो होते हैं कि कागज बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से आप बताएंगे। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे सही उत्तर चिन्हित कीजिए। काई एवं लाइकेन पाया जाता है कहाँ? टुंड्रा वनस्पति में। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, है ना, टुंड्रा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है कहाँ? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है? कौन सा है? बंदर। ठीक, बंदर। अगला है शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सा है? आपका चीड़। चीड़। आगे बढ़ते हैं। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। अभी जस्ट देखिए मैंने वहाँ सवाल करवाया है, यहाँ पे अभी क्या है? मध्य एशिया। मध्य एशिया आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ बोल रहा है मिलान करें, कौन सा सही है, कौन सा किस में कौन सा मिलेगा। देखिए, बालरस क्या है? एक ध्रुवीय जानवर है। ठीक है। देवदार का वृक्ष नरम एवं काष्ठ। दूसरा, अगला क्या है? अगला है आपका जैतून। जैतून क्या हो जाएगा? जैतून आपका हो जाएगा एक नींबू, है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक। हाथी। हाथी क्या हो जाएगा आपका? हाथी जो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जानवर हैं। अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं च। उसका क्या हो जाएगा? आपका 8 नंबर हो जाएगा कंपोज, है ना। डाउन। डाउन क्या हो जाएगा आपका? डाउन जो था आपका घास स्थल ही है, यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से भी सवाल आपका आ सकता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़ते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि नोटिफिकेशन के भी बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। और इसी प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं सारे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन सवाल के साथ विथ एमसीक्यू भी करवाऊँगा। सारा समय थोड़ा सा लगेगा, और मैं सारे, देखिए बीपीएससी का सिलेबस हो चाहे यूपीपीएससी का सिलेबस हो, मैं सारा इस पर सिलेबस में कवर कर दूंगा। इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। थोड़ा समय लग सकता है, 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जो भी लगे, मैं सारा इस पर अपडेट में कर दूंगा। हाँ, करंट अफेयर्स में अपडेट पर डे में करूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, समय लग रहा है मुझे। तो मैं जल्द से ही जल्द 1-2 दिन में मैं करंट को शुरुआत कर देता हूँ, ताकि 69 बीपीएससी के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।